अच्छा सर, अब एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये देख लेंगे कि भाई अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड बनाना हो, या आपको बैलेंस शीट बनानी हो, या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, तो ऑल टुगेदर वो कैसे बनेगा। अच्छा, अब जो हम सवाल करने लगे हैं उसके अंदर आपको दिया हुआ है एक ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, सही जी, वो आप कहते हैं सबसे पहले आपके पास बैलेंस शीट आइटम्स भी होते हैं। सही जी। अच्छा, बैलेंस शीट आइटम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये मौजूद होता है। ट्रायल बैलेंस है ना भाई, ट्रायल बैलेंस में तो लेजर से उठ के हर एक बैलेंस आ रहा होता है। अच्छा, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंसेस के आइटम होते हैं, और ये होते हैं फॉर द ईयर के। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, ये फॉर द ईयर के तमाम एक्सपेंसेस होंगे, फॉर द ईयर की तमाम इनकम होंगी, अलग अलग हेड में आ रही होंगी। तो ये यू नीड टू लुक एट कि भाई कौन कौन से आइटम्स हैं। फिर आपने कहा तीसरा, आपके पास इक्विटी आइटम्स होते हैं। इक्विटी आइटम मतलब जैसे इस सवाल के अंदर, यानी इन केसेस के अंदर तो आपके पास फंड होगा ना, बट दैट फंड कैन बी स्पेसिफिक फंड, दैट फंड कैन बी इंडोमेंट फंड, एंड दैट फंड कैन बी जनरल फंड एज वेल। तो सर, अगर हम ट्रायल बैलेंस वाले सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो कोशिश से पहले आपने कुछ चीज़ें कर लेनी है जिसमें यू नीड टू डिसाइड कि हमारे पास जो बैलेंसेस गिवन है उसमें से इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू बाइफरकेट बिटवीन द बैलेंस शीट आइटम्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स, बिकॉज आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे वहाँ पे आपको हेल्प होगी, वहाँ पे आपको हेल्प होगी। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त आपकी नज़र सिर्फ किन चीज़ों पे जानी चाहिए सर, उन चीज़ों के ऊपर जिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये आइटम जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं। तो इन सवालात को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी अभी भी वही है कि सबसे पहले स्टेप वन, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सबसे पहले मैंने कहा स्टेप वन अगर मैं बात करूँ, सही जी, तो स्टेप वन के अंदर आई विल से कि आप फाइंड आउट कर लें अक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस। सही है जी, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, क्योंकि आपके पास कुछ ओपनिंग लाइबिलिटीज भी होंगी, तो वो आपको ये बता देगा, जैसे सवाल में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो आपको ऑल टुगेदर ये बता देगा कि जैसे आप इस सवाल में देखें, आपको यहाँ पे दिया हुआ है टोटल फंड्स, मैं यहाँ पे इसको एरो भी लगा देता हूँ, ये दिया हुआ आपको टोटल फंड्स का बैलेंस। सही है जी, हम इसको ज़रा सा वेटेज देते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखें जी, यहाँ पे दिया हुआ है 1650 बैलेंस दिया हुआ है जुलाई 1 2021 का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये बैलेंस है। अच्छा, टोटल फंड्स लिखा हुआ है, यार अब इस टोटल फंड का जो क्रेडिट बैलेंस है, दिस क्रेडिट कैन बी इक्विटी, दिस क्रेडिट कैन बी लायबिलिटी। आपका कॉन्सेप्ट वो टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा कि क्या आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता, कि वेदर दिस इज अ इक्विटी आइटम एंड दिस इज अ लायबिलिटी आइटम। तो सर इस केस में मैं गया नीचे, तो ये देखो, ये 1650 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये इसका ब्रेकअप है, ये इसका ब्रेकअप है, यहाँ पे देखिएगा, ये इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। अच्छा, अब एक एक करके आप ज़रा मेरे साथ जब ये सुन रहे हैं तो आप खुद भी दिमाग लगाइएगा, मैं यहाँ पे आपसे पूछता भी रहूँगा कि भाई क्या क्या सीन है। हमने कहा द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंड बैलेंसेस इज एज फॉलोज, बोले जो फंड हम बता रहे हैं ना ऊपर आपको, वो इस चीज़ों के लिए दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा नीचे लिखा हुआ है फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, बोल रहा है फंड, ये फंड है और वो यंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया गया। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ क्या आगे इसके, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। सर जब आपने ये सुना तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि सर ये तो है इंडोमेंट फंड, ये तो है आपका इंडोमेंट फंड। हमने कहा कि चलें सर, मान लिया, आपकी बात हमने मान ली, ये हमारा इंडोमेंट फंड है। सही जी, हमने कहा कि सर ये हमारा इंडोमेंट फंड है। इसको हम ज़रा यहाँ पे कर लें ताकि ये आपको दिखे। चलें जी, हमने कहा सर दिस इज़ आर इंडोमेंट फंड। अब आपको कैसे पता लगा सर? भाई मैंने तो देखो खाली ओपनिंग बैलेंस देखा और ओपनिंग बैलेंस का ब्रेकअप देख रहा हूँ। पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूँ ना, पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूँ कि भाई ये जो बैलेंसेस मुझे दिए हुए हैं अलग अलग करके, इसमें से क्या लायबिलिटी है क्या फ़ंड है।
ताकि मैं अलग तो कर लूँ, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट मुझे ही बनानी है, पर मेक श्योर और यू नीड टू रिमेंबर कि ये आप ओपनिंग बैलेंसेस की बाइफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पार्क होगी। एक एक करके और लेके चलते हैं, आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, ये तो कहानी हो गई सर एंडोमेंट फंड की। आगे दूसरा, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। वो बोल रहा है कि आपका ये फंड है, देखो अभी तो बात हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस की ना, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, नीचे लिख के दिया हुआ है एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी सर ये एक्सटर्नली इम्पोज कंडीशन है और ये भी आपको पाबंद करती है कि आपने सिर्फ ये जिम्नेजियम के लिए करना है, बट अगेन 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 क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए? तो हमने ये कहा कि सर ये हमारी डेफर्ड लायबिलिटी है। सर देखें, वो फंड का मतलब यहाँ पर ये नहीं, वो बोल रहा अब तक इतना फंड मौजूद है, तो इतना फंड मौजूद है तो आपको उसको इक्विटी में पार्क करना है लायबिलिटी में? सर क्योंकि डेफिल मैथड है, हमने कल शुरू किया है, डेफिल मैथड है, आप उसको तब तक डेफिल में रखेंगे जब तक इसमें से वो खर्चा हो नहीं जाता। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे देखें, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर बोल रहे एक्सटर्नली इम्पोज कंडीशन लगाई गई है कि भाई स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी स्पेसिफिकली वो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर पे यूज होंगे पैसे, जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा वैसे वैसे उसको ट्रांसफर करता रहूँगा। तो ये बता रहा है ओपनिंग में 98 है, पर आप मुझे सोच के बताएं कि आप अपनी बैलेंस शीट में इसको, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, क्या आप इसको बैलेंस शीट में अपनी एज अ इक्विटी ट्रीट करेंगे या लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। आगे देखते हैं, वो बोल रहा है फंड फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग, और आगे लिख के देता है इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर ये आपको याद आ रहा है जो अभी मैंने आपको सिखाया? ये है आपकी अपनी मस्ती, ये है आपकी अपनी मस्ती। इस केस के अंदर आप ये कहेंगे सर दिस बैलेंस इज ऑल्सो आ इंटरनल फंड, ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। तो सर हमने कहा ये वाली अमाउंट इक्विटी की है, सही जी, ये वाली अमाउंट इक्विटी की है, हमने इस बात को लॉक कर दिया है यहाँ पर। हमने कहा सर ये वाली अमाउंट इक्विटी की है, इसको हम ज़रा सही कर लें, ये वाली अमाउंट इक्विटी की है, सही जी, और ये वाली डेफर्ड लायबिलिटी। अच्छा आखिरी वाला देख लेते हैं, फंड्स फॉर जनरल ऑपरेशंस नो रिस्ट्रिक्शन। तो सर ये तो वैसे ही आपकी इक्विटी है, जानी ये तो वैसे ही आपकी इक्विटी है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। तो आपने कहा कि सर ये भी इक्विटी है, पर यह है जनरल फंड, ये है जनरल फंड। कुल मिला के अब तक हिसाब किताब ये है कि सर माशाल्लाह हमने अब तक सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस पे काम किया। अगेन देखो, ट्रायल बैलेंस के सवाल में जब आप बैलेंसेस की बात कर रहे हैं तो आपको ये ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, पर भाई सवाल शुरू करने से पहले ये तमीज़ और तहजीब तो देख लो कि आपके पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उसमें से क्या लायबिलिटी है क्या इक्विटी है। तो अब मुझे पता लग गया कि ओपनिंग की सूरत हाल क्या है। इसके अंदर मेरे पास फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट जो है वो क्या है, एंडोमेंट फंड है। मैंने कहा जिम्नेजियम वाला लायबिलिटी है। मैंने कहा सर जो फ्रेंचाइज एक्वायर करने के लिए इंटरनली इम्पोज कंडीशन है वो मेरी खुद की मस्ती है, वो मैं हर साल ट्रांसफर करता आया हूँ, तो ये 6 बचा हुआ है। और सर मेरे पास जो फंड फॉर जनरल ऑपरेशन है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो वो मेरी इक्विटी जनरल फंड है। ये कहानी हो चुकी है अब तक ओपनिंग बैलेंसेस की। आगे लेके चलते हैं। अब एक चीज़ समझें, अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ों पे फोकस करें, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक और चीज़ जिस पे मैं कह रहा हूँ कि भाई कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर, हमने देखें कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर ढूंढा, वो ये रहा। अब ज़रा लॉजिकली अकाउंटिंग वाइज समझें, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट की तमीज़ होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे दी हुई है तो मतलब उसका डेबिट पार्क हो चुका है? यानी ये जो 104 के आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो इसका कैश डेबिट हुआ है तभी ये कंट्रीब्यूशन के नाम पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसका कैश डेबिट हुआ है तभी ये कंट्रीब्यूशन के नाम पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, समझाऊं कि सर डेबिट कैश तो हो चुका है, उसने क्रेडिट अभी कंट्रीब्यूशन के नाम पे ओवरऑल क्रेडिट पार्क किया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस क्रेडिट में से लायबिलिटी में कितना जाएगा, फंड में कितना जाएगा, इंडोमेंट फंड में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम इस एरो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने कहा कि सर जो कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुई है, यू नीड टू डिसाइड वेदर इक्विटी, सही है जी, यहाँ पे लिख दिया हमने। मैंने कहा सर यू गाइस नीड टू डिसाइड कि वेदर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब जब अनरिस्ट्रिक्टेड पैसे मिले होंगे। और सर फिर यू गाइस नीड टू डिसाइड कि क्या वो डेफर्ड में जाएगा। अच्छा, ऊपर इक्विटी का मतलब है इंडोमेंट फंड वाला, हाँ बात समझिए। अच्छा खैर, अब समझें, पैसे आए, कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होके आपको एक लेजर का अकाउंट दे दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसमें सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस मौजूद है। अब मैं नीचे जाके इसका ब्रेकअप देखता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने कहा कि सर यहाँ पे आपको पैसे मिले हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ क्या है, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई एज एप्लीकेबल टू द रिलेटेड फंड। बोल रहा है कि भाई वही रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगी जो रिलेटेड फंड पे एप्लीकेबल है। पहला रीड कर रहा हूँ, बहुत सुकून से समझिएगा। पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट। अच्छा, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मैंने देखा भाई यंग टैलेंट तो इंडोमेंट फंड है। मैंने यहीं पे कंक्लूड कर लिया सर, मैंने यहीं पे ही कंक्लूड कर लिया कि ये जो यंग टैलेंट वाले पैसे हैं, ये जो यंग टैलेंट वाले पैसे हैं, ये डायरेक्टली इंडोमेंट फंड में जाएंगे। तो आपको कैसे पता? भाई वो बोल रहा है कि ऊपर जो कंडीशन लगी हुई है वही है ना। तो कोई यंग टैलेंट हमने किस में क्लासीफाई किया था? एंडोमेंट के। तो क्या मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेंकूँ या डायरेक्टली इक्विटी में? सर डायरेक्टली इक्विटी में, क्योंकि वहाँ का पैसा आता भी वहाँ है, जाता भी वहीं से ही है। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। बोल रहा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। मैं ऊपर गया, मैंने कहा जिम्नेजियम के जो पैसे मिले वो डेफर्ड को मेरे बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा भाई इसको आप डेफर्ड लायबिलिटी में फेंक दें, क्योंकि देखिए हमें यही तो डिसाइड करना है, डेफर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्विटी, ये दो हो चुके हैं, डेफर्ड और वो इक्विटी वाला हो चुका है। आगे भी देखते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये आप सोच के बताएं। मैंने कहा कि सर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, हाउएवर द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड येट। सर आपके दिमाग में क्या आता है? सर सीधा सीधा डेफर्ड, सीधा सीधा डेफर्ड। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कंट्रीब्यूशन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस। ओहो भाई सर, ये तो आपको लगता है ना बहुत मुश्किल है। सर ये सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया। मैं तो आपको खाली मैपिंग सिखा रहा हूँ, अभी आप पार करेंगे इसको खुद। खैर, कॉन्ट्रीब्यूशंस अनरिस्ट्रिक्टेड। सर अनरिस्ट्रिक्टेड है भाई, कोई पाबंदी ही नहीं है। तो आपने कहा कि सर ये भी सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया। तो सर समझने की बात ये कि जो 104 आपको मिला था, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है, उसका कैश डेबिट होकर कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिट हुआ हुआ है। अब एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा है कि इस क्रेडिट को वेदर क्रेडिट विल बी पार्क्ड इन इक्विटी, वेदर क्रेडिट विल बी पार्क इन इनकम, वेदर क्रेडिट विल बी पार्क्ड इन डेफर्ड। क्योंकि तीनों का नेचर क्रेडिट है ना भाई। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट होती है, इक्विटी इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट होती है। तो उसने तो ओवरऑल क्रेडिट आपको दे दिया, पर आपने तमीज़ तहजीब करनी है कि उसमें से इनकम में कितना फेंकूँ, लायबिलिटी में कितना फेंकूँ और सर इक्विटी में कितना फेंकूँ। आपने डिसाइड कर लिया है यहाँ पे। तो ये एक सवाल को कंट्रोल करने की टेक्निक है। बात क्लियर है बच्चों? आगे। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, वो नीचे लिख के देता है द गवर्नमेंट फंडिंग वॉज रिसीव टू सपोर्ट PSC जनरल ऑपरेशन फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी। यानी ऊपर अगर मैं जाऊँ तो देखो गवर्नमेंट फंडिंग आई हुई है 220 की। तो ये जो 220 की गवर्नमेंट फंडिंग आई हुई है, उसने मुझे दिया है कि भाई 5 सालों के लिए, तो उसको भी मैं क्या करूँगा? डेफर करूँगा। तो 220 के जो पैसे आए तो कैश डेबिट और गवर्नमेंट फंडिंग क्रेडिट, और फिर ये रिस्ट्रिक्शन है 5 सालों की, तो मैं 5 सालों पे इसको अमोर्टाइज करूँगा। क्लियर है? आगे फिर हमने कहा कि सर इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई है। इन्वेस्टमेंट इनकम देखो ऊपर आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम देखो, ये भी क्रेडिट साइड पे आ रही है, इनकम ही है ना, ये भी इनकम ही है। ये देखें सर, ये क्रेडिट साइड पे आ रही है हमारे पास। हमने कहा कि सर अगर हम ये रहा इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, अब इसके लिए नीचे कुछ बता रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम है 112 की। अब नीचे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹10 मिलियन इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर यंग टैलेंट फंड टू बी मेंटेन परमानेंटली, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो इन्वेस्टमेंट इनकम आई है ऊपर 112 की, इसमें से ₹10 मिलियन परटेन्स टू इंडोमेंट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं फेंकना। देखो है तो क्रेडिट ही, पर कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस में चली जाएगी और जनरल फंड में कुछ जाएगी डायरेक्टली कहाँ पे? इंडोमेंट फंड में। तो आपने इसका ख्याल रखना है। आगे जी, फिर मैंने कहा लॉन्ग टर्म एसेट्स इन अ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड 25 मिलियन का। देखो वो बोल रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, वो फ्री होल्ड लैंड की बात कर रहा है 25 मिलियन का। तो सर यहाँ पे तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे आपको जो फ्री होल्ड लैंड के लिए पैसे मिले हैं भाई, वो अभी नए वाले के पैसे मिले हैं, पुराना वाला तो अपने हिसाब से चल रहा है। आगे फिर हमने कहा
कि भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%, यानी सर अब तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, सही है। ऑल द अमोर्टाइजेशन एलोकेटेड टू जनरल ऑपरेशन, यानी वो कह रहा है कि भाई जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो आप एंडोमेंट पे एलोकेट नहीं करेंगे, जनरल ऑपरेशंस पे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंस आ जाएगा। आगे फिर बोल रहा है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। अच्छा, अगर मैं जनरल ऑपरेशंस को देखूं तो ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर को देखूं, अच्छा जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर है क्या भाई, जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर है डेफर्ड। अच्छा, ये इसलिए ब्रेकअप बताया है क्योंकि इतना अमाउंट फिर आप लोग निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसलिए अलग से बताया हुआ है। अदरवाइज मेरा टोटल एक्सपेंस, जो मेरा टोटल एक्सपेंस है सैलरीज का, वो 228, यहाँ देख लीजिएगा 228 प्लस 152 ही है, 380 है। और ऊपर में जाके देखता हूँ, ऊपर में जाके देखा हूँ, देखो 380 आ रहा है, ये रहा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा 380, ये आ रहा 380, ये पूरा 380 का एक्सपेंस है। नीचे बताने का मकसद ये है कि डेफर्ड में से उतना अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है? तो सर आए जी इस सवाल की बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 लिखा हुआ है ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकाल लिया, और देखें ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस आपके पास ये गिवन है 45,98,6,1501, एंड यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तो मैंने लिख दिया रेफर अबव एज डिस्कस्ड। तो एग्जाम में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने कहा स्टेप 2 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, आ जाएं जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम्स आ गई और सर एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, इनकम के अंदर हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस से लेके चलते हैं। टोटल फंड इक्विटी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके ऑब्वियस सी बात है कि सर ये एसेट्स हैं, पर देखो इसमें 515 आ रहा है, इस पर डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैं एक्सपेंस साइड पे आऊँ और मैं निकालूँ यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है, तो मैंने कहा सर यहाँ पे 515 में से आप 25 माइनस करें, और जो भी आंसर आए 515 में से आपने 25 माइनस किए, देखो ये फ्री होल्ड लैंड था, और जो भी आंसर आया उस पर आपने 20 लगा दिया, सही है जी, 20% लगा दिया। आपने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर 515 माइनस 25 करूँ और मैं यहाँ पर ये करूँ तो मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन 98 का। अब आपके पास बैलेंस शीट में जो पीपी आएगा वो इसको माइनस करने के बाद आएगा, सही है जी। और मैंने 25 इसलिए माइनस नहीं किया कि वो एसेट नहीं है, इसलिए कि उस पर डेप्रिसिएशन बुक नहीं होनी है। खैर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। फॉर द ईयर का हम एक एक करके लाइन वाइज लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, सर ये एसेट है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, सर ये आपकी लायबिलिटी है। अच्छा, प्रीपेड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रीपेड का यहाँ पर मतलब है ये तो बैलेंस शीट आइटम है, अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब आपकी लायबिलिटी है 20 की। अच्छा, अब देखो अक्रूड एक्सपेंसेस, अब इस बात को समझें, अक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट पे आ रहे हैं मतलब इसका डेबिट बुक हो चुका है, एक्सपेंस बुक हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस की मंतक समझो, ट्रायल बैलेंस वाले सवाल को भी आपने ऑल टुगेदर अलग एक व्यू पॉइंट से देखना है। ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ क्रेडिट पे आ रही है मतलब उसके डेबिट के पार होने के बाद आ रही है। बात क्लियर है? खैर आगे हमने कहा कैश एंड बैंक बैलेंस शीट आइटम है, यार फी फॉर सर्विसेज 358। सर नीचे क्या फ़ी फॉर सर्विसेज के लिए कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, तो हमने कहा यहाँ पे फ़ी फॉर सर्विसेज 358। मैं इसलिए एक एक करके लेके चल रहा हूँ सो दैट आई कैन नॉट मिस एनीथिंग, जो हमें पता हो कि भाई हम भूल जाएं फिर। अच्छा, कंट्रीब्यूशन, सर कंट्रीब्यूशन पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाऊँ? नहीं, बहुत ही मोहतात होकर आपने यहाँ पे काम करना है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन की 104 की, तो 104 का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कंट्रीब्यूशन फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेस। इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं सर। अच्छा भाई, कंट्रीब्यूशन फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेस आपको कितना दिया हुआ भाई? कंट्रीब्यूशन फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है सर 10 का, सही जी, ये आ गया पॉजिटिव। अच्छा, अब फिर इसके बाद लिख दिया मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कितना है भाई हमारे पास? सर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आपके सामने आ रहा है ये 54 का। एंड देखो मेरे लिए आसानी क्यों है सर? क्योंकि मैं मैपिंग करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, सिर्फ कंट्रीब्यूशन में इनकम ये नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आप ये बात समझें कि सर कंट्रीब्यूशन के अंदर जो पैसे
आपने डेफर्ड के नाम पे लेकर आए, ये रहे डेफर्ड के नाम पे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको, आपने कहा ना ये दोनों भी डेफर्ड में जाएंगे, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों भी डेफर्ड में जाएंगे, पर डेफर्ड से ट्रांसफ़र भी तो होंगे। सर आपको कैसे पता कितने ट्रांसफ़र होंगे, बात समझिएगा। तो भाई अच्छा सॉरी, एक मैंने गलती कर ली, ये वाला ट्रांसफ़र नहीं होगा लैंड वाले, तो लाइबिलिटी में ही रहेगा। ये जो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर वाला है इसमें 5 तुम्हें और रिसीव हुए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर डेफर्ड बैलेंस वर्किंग, सही है जी। तो हमने कहा ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी बैलेंस कितना था जी? सर हमने कहा ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी बैलेंस आपके पास था 98 का, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर 98 का। मैंने कहा सर ये ले 98 डाल दिया। अच्छा भाई, फिर हमने कहा ऐड कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनी होगी सर, कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सही है, ये इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे ऐड होने का मतलब है लायबिलिटी में पार्क कर रहा हूँ। सही है, कितने किए भाई? हम सवाल में गए, हमने कहा भाई 5 किए बस, ओके। अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें से लेस कर दूँ यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, यूटिलाइजेशन देखूँ अगर जाके, तो यहाँ पे देखिएगा जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर आपके पास जो यूटिलाइज होते हुए दिखता है वो 239 हो रहा है। अच्छा, अब देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इतना ज़्यादा कैसे हो गया? भाई इतना ज़्यादा ऐसे हो गया कि आपने कुछ अपनी जेब से लगाया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 152, 74.8 और 12, हमने कहा 152, 74.8 प्लस 2, अगेन देख लेते हैं, 74.8 और 12 है, सॉरी। तो मैंने कहा सर ये तो देखें यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई, ये तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई, तो सर इट कैन बी मैक्सिमम गेट टू ज़ीरो ना, तो आपने पूरा ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि मैं मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकता था, मैं मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर, देखो अभी 135 का एक्सेसिव खर्चा हो गया, तो भाई वो अपनी जेब से किया होगा हमने, तो टेक्निकली मैं मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 103। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने 103 कर लिया। तो सर बकाया एक्सपेंस, भाई बकाया एक्सपेंस जो आप ये देख रहे हैं, सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, ये पूरा पार्क हो चुका होगा ना, पीएनएल में पार्क हो चुका है। मुझे ये देखना है कि डेफर्ड में से कितना इनकम में जाना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पिछले सालों तक कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट होता रहा होगा 98 तक, तो इस बार फिर कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हुआ 5 और से, और फिर मैंने 98 और 5 पूरा रिवर्स कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनाई होगी, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो मैं यहाँ पर आया इनकम अकाउंट में और मैंने कहा कि डेफर्ड इनकम रिलेटेड टू जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर कितना आ गया 103। लायबिलिटी खत्म होके यहाँ पे आगे साहब ने पूरा क्यों नहीं लिया? भाई मैक्सिमम इतना जा सकता हूँ ना, इससे ज़्यादा कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि डेफर्ड में मुझे पैसे ही उतने मिले थे, तो बाकी मेरे जेब के खर्चे हैं वो नलीफाई नहीं होंगे तो नहीं होंगे, इसमें क्या बुरी बात है। अच्छा खैर, अब कंट्रीब्यूशन में दूसरी कोई चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेंक चुका, इसके 5 की बात हो गई। सपोर्टिंग यंग टैलेंट डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा, और हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो फ्री होल्ड लैंड के लिए। खैर, अब हमने कहा कि सर एक एक करके हम लेके चलें उसको आगे। फ़ी फॉर सर्विसेज हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, गवर्नमेंट फंडिंग। आपने कहा कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग इनकम, तो आपने कहा सर पैसे कितने मिले हैं गवर्नमेंट फंडिंग के? सर आपके पास गवर्नमेंट फंडिंग के पैसे आए हैं 220, सही है जी। 220 के आपने डिवाइड किया 5 से। अच्छा खैर, वो क्या रहा है कि भाई आपको गवर्नमेंट फंडिंग वो रिसीव टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशन फॉर 5 ईयर्स, जनवरी 1, 2022 से। अच्छा, तो हमारा ईयर एंड क्या 30 जून है, तो हमने कहा भाई 6 महीने हम इनकम बना देंगे इसको। तो हमने कहा 220 डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12। तो सर बाकी भाई बाकी आपके डेफर्ड में मौजूद होंगे, क्योंकि वो भी ओवर द पीरियड अमोटाइज होंगे, तो बाकी मैं लायबिलिटी में डाल दूंगा। यानी पहले एंट्री बनी होगी कैश डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग क्रेडिट, और फिर उसमें से एक इनकम में फेंका तो ये आ गया। अच्छा भाई, डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग की भी बात हो गई, अब आगे लेके चलते हैं। अच्छा याद रखिएगा, गवर्नमेंट फंडिंग क्रेडिट पर आने का मतलब है इसका कैश आ चुका, तो पहले आपने लायबिलिटी बनाई, फिर लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा रिवर्स करके इनकम में ले गए। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 112 की। सर आई बिलीव
कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट इनकम है बच्चों, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो 112 की आ रही है। बट अगेन मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 10 मिलियन है उसमें से इंडोमेंट फंड से पर्टेन करते हैं। तो मैंने कहा कि 112 माइनस 10, तो मैंने कहा 112 माइनस 10, तो सही है, तो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? वो डायरेक्टली फंड में जाके रिकॉर्ड होगी। किसने कह दिया रिकॉर्ड नहीं हो रही है? अच्छा भाई ये रहा। इसके बाद सैलरी, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। सही है, तो सीधे सीधे एक्सपेंसेस हैं। हमने कहा सैलरीज, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। अच्छा सैलरी कितना आ रहा है बच्चों? सर सैलरी हमारे पास आ रहा है भाई 380, सही है जी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 187, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है सर 30। ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल इनकम्स ये हैं 649 की, ये थी टोटल इनकम्स, और मेरे पास एक्सपेंसेस ये हैं, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास शायद डेफिसिट आ गया? डेफिसिट आ गया सर 46 का। हमने कहा सर ये आ गया डेफिसिट फॉर द ईयर। अच्छा भाई, तो सर आपने कहा कि आपके पास डेफिसिट फॉर द ईयर आ गया 46 का। तो अब हम देखते हैं कि सर ये तो अब देखें पूरा हमने क्या किया, हमने सर तमीज़ और तहजीब देखी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, अमोर्टाइज क्या होगा, सारी चीज़ें। अब हम बना लेते हैं आपके लिए, सही है जी, हम आपके लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा भाई, अब एक एक करके आप मुझे बताएंगे सर। सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है आपके पास जनरल फंड, इसके बाद आपके पास आ गया इंडोमेंट फंड। अच्छा इसके बाद आपके पास आ गया इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। मैंने कहा इसके बाद आपके पास आ गया सर टोटल। अच्छा आपने कहा बैलेंस एज जुलाई 1 2021, आपने कहा बैलेंस एज एट जुलाई 1 2021 आ गया। अच्छा अगर हम बात करें बैलेंसेस की जुलाई 1 2021 की, जो कि ये आपको दिया हुआ था, तो हमने कहा कि भाई लेट्स प्रिपेयर अ ब्रेकअप ऑफ दिस अमाउंट। तो हमने कहा कि भाई बैलेंसेस के अंदर आपके पास, क्योंकि ये हम आगे ले आए, वो फॉर्मेटिंग की वजह से आगे निकल गया, ये अमाउंट्स आ गई हमारे पास। हमने कहा ये आ गया, इसको सेम रहने दें। ये आ गया हमारे पास। तो हमने ये एक तो गलती से आउट हो गया ना भाई, ये हटा देते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। चलें जी, ये तो हमने वापस से सेट कर लिया। अब सर हमने कहा इसके बाद, अच्छा ये भी तो है, चलें जी, हमने कहा सर ये हमने वापस से हिसाब किताब सेट करके हम यहाँ पर आ गए। अच्छा अब हमने कहा कि सर चलें जनरल फंड में हमने, हमारे पास पैसे कितने थे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्लूड किया हुआ था। सर जनरल फंड था हमारे पास 1501 का, 1501 का, ये आ गया। अच्छा इंडोमेंट फंड कितना था? देखो ये फ़ायदा है पहले ये सारी चीज़ें करने का। इंडोमेंट फंड कितना था आपके पास सर? ये रहा, हमने इसको मार्क किया हुआ 45, आपने कहा ये आ गया 45। अच्छा भाई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड कितना था आपके पास? 6 का, एक लीग के लिए आपने पैसे दिए थे। अच्छा कुल मिला के टोटल कितना हो गया? कुल मिला के टोटल, अभी देखो और भी क्लैरिटी आएगी, कुल मिला के टोटल हो गया 1552 का। सर आप 1552 कह रहे हैं टोटल, पर आपके पास तो ऊपर 1650 आ रहा है। अगर मैं इस 1650 में से ये माइनस करूं तो आप देखें 98 आ रहा है। सर 98 आपको पता है ये रहा, वो लाइबिलिटी में चला गया था। तो कुछ इक्विटी है कुछ लाइबिलिटी है, तो हमने देखो ट्रैकिंग की हुई है पूरी। खैर हमने कहा कि सर जब ये ओपनिंग फंड्स आपके पास हो गए
इसके अंदर आप ऐड कर देंगे डेफिसिट फॉर द ईयर। आपके पास आ गया सर डेफिसिट फॉर द ईयर कितना, ये रहा, और ये इससे पर्टेन नहीं करता, इससे नहीं करता, और हमने ये टोटल कर लिया। ये कहानी हो गई। अच्छा, फिर आपने कहा इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। तो आपने कहा सर इंडोमेंट के कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएंगे सर, डायरेक्टली इंडोमेंट में जाएंगे। तो हम सवाल में गए, हमने ऑलरेडी मार्किंग की हुई थी बच्चों, ये रही। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं कंट्रीब्यूशन में जाऊं तो ये रहा, कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट 20 मिलियन का आ रहा है। तो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे 20 मिलियन ऐड कर दूं, और ये आ गया 0, और ये हमने सम कर लिया। अच्छा भाई, इंडोमेंट के कंट्रीब्यूशन के बाद हमने कहा इन्वेस्टमेंट इनकम जो डायरेक्टली यहाँ से पर्टेन करती है वो कितने की थी, 10 की थी। अच्छा, अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या आपके पास इस पूरे सवाल के अंदर, अगर मैं एक एक करके फोकस करके लेके चलूं बच्चों, क्या आपके पास पूरे सवाल के अंदर इंडोमेंट फंड जो सपोर्टिंग द यंग टैलेंट है उसके कुछ खर्चे दिए हुए? सर आई डोंट थिंक सो कि अलग से कुछ दिए हुए, मतलब वो खर्चे अगर अलग से नहीं दिए हुए तो मैंने यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं किया, उसने पॉलिसी भी नहीं बताई कि कितना % ट्रांसफ़र करना, तो मैं नहीं करूँगा। और ट्रांसफ़र के मैं कर भी कैसे लेता, क्योंकि मेरे पास तो लॉस है, सरप्लस होता तो ट्रांसफ़र करता हूँ। खैर अब मैं इसको टोटल कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मेरे पास टोटल इक्विटी आ गई 1536 की, सही जी, 1536 की आ गई। और मैंने कहा कि सर 1536 की इक्विटी का मतलब ये कि इसके अंदर सारे फंड्स हैं, जनरल, इंडोमेंट और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। खैर अब मैं बनाता हूँ सर बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर क्योंकि आप सारे काम कर चुके हैं। हम सवाल में आए, मैंने कहा सर टोटल फंड्स ये वाले लूँ, नहीं भाई आप पहले एसेट साइड को कंप्लीट करें। मैंने कहा सर आ जाएं एसेट्स पे। सबसे पहले मैंने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर बात करूं तो सवाल में मुझे दिया हुआ 515, सही है जी, और 515 में से मैं माइनस कर दूं, सही है, 98 का डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया, यहाँ पे बना भी देता हूँ, 515 माइनस 98। चलिए जी, आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट्स इज़ योर एसेट, तो मैं सवाल में गया, मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट आ रही है 1308 की। एक एक करके ट्रायल बैलेंस को देखते हुए चले, मिस आउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने कहा था एसेट लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म बैंक लोन प्रीपेड आ रहा है। अच्छा भाई, हमने कहा नीचे हम लायबिलिटीज साइड पे भी देख लेते हैं, लायबिलिटी साइड पे, और ये हमारा आ गया, ये आ गया नॉन करंट एसेट्स, सही है जी। अच्छा भाई, अब लायबिलिटी साइड के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो है अक्रूड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अच्छा, अगेन कह रहा हूँ अक्रूड का क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में अगर तुम्हें मिल रहा है ना बच्चों, तो क्रेडिट का मतलब है उसका डेबिट एक्सपेंस पार हो चुका है, जो सैलरी यूटिलिटी सब में होगा। तो खैर हमने कहा अक्रूड एक्सपेंसेस कितने के आ रहे हैं, 20 के। और मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पर ऑल टुगेदर करंट एसेट्स की बात करूँ तो आपने कहा ये आ गया प्रीपेड, और आपके पास प्रीपेड कितना आ रहा है बच्चों, प्रीपेड आ रहा है आपके पास 10। तो जो अक्रूड था वो अक्रूड में फेंक दिया, प्रीपेड था प्रीपेड में फेंक दिया। अच्छा खैर, एक एक लाइन वाइज लेके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन भी है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन आ रहा है 20 का। लेट मी चेक इट अगेन, 20 ही है। हमने कहा यस सर 20 आ रहा है, ये रहा। अच्छा भाई, कैश एंड बैंक, आपने कहा कि सर कैश एंड बैंक आपके पास आ गया, कैश एंड बैंक हम सवाल में गए, हमने देखा सर 54 का आ रहा है, सही है जी, ये आ गया 54। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए इसको मोहतातों के लेके चल रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस आउट नहीं हो जाए। अच्छा भाई, आपने कहा कैश एंड बैंक आ गया, फी फॉर सर्विसेज, इनकम है, कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग आपने देख ली, इन्वेस्टमेंट इनकम, सैलरी, ये सारी चीज़ें। अब आप लाइबिलिटी साइड को देख लें बच्चों, अब आप लाइबिलिटी साइड को देख लें। आपने कहा डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग। अच्छा, आपको गवर्नमेंट की फंडिंग मिली कितनी थी भाई, आपको मिली थी गवर्नमेंट की फंडिंग 220। अच्छा, 220 में से आपने कितनी अमोटाइज कर ली, आपने कहा सर 22। तो आपने कहा कि भाई 220 में से अगर मैंने 22 अमोटाइज कर ली तो ये आ गया। इसको आप करंट नॉन करंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साल करंट में चला जाएगा, वो भी तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पे फिलहाल। खैर, डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग आ गई। इसके बाद आपने कहा डेफर्ड लायबिलिटी रिलेटिंग
टू लैंड, याद करें आपको जो कंट्रीब्यूशन मिला था ये रहा भाई डेफर्ड लायबिलिटी। ये तो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग का है, वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग का याद रखिएगा ख़त्म हो चुका है, ओपनिंग प्लस इस साल का सब मिला के रिवर्स हो चुका है। आपने कहा भाई कंट्रीब्यूशन एक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड 15 आ रहा है ना, सही है। जो हमने कहा भाई ये फ्री होल्ड लैंड का आपका जो 15 है ये स्ट्रेट मैंने पार्क कर लिया। अच्छा अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास लायबिलिटीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ अक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा अक्यूमुलेटेड फंड में आपने कहा जनरल फंड, इंडोमेंट फंड और सर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। सर इसमें आपको मेहनत करने की नीड नहीं है, इस पर आपने ऑल टुगेदर ये अमाउंट्स निकाली हुई हैं जो ऊपर ही निकाली हुई थी। टोटल आपकी फंडिंग कितनी हो गई 1536, टोटल लायबिलिटीज़ आपकी कितनी हो गई 253। तो आपने कहा टोटल अक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज़ आपके पास कितनी आ चुकी हैं भाई। टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज़ बच्चों जो आपके पास आ चुकी हैं वो ये है दिस प्लस दिस 1789, सही है जी। और अगर मैं यहाँ पे एसेट्स की बात करूँ तो टोटल करंट एसेट्स आपके पास ये हैं, कोई मिस होगा तो अभी देख लेंगे, ये आ गया। अच्छा भाई तो आपने कहा इसको मैं इसमें प्लस करूँ तो ये भी 1789 है, एग्जैक्टली टैली है, तो हमने कहा ये आ गया टोटल एसेट्स। तो सर समझने की बात यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ तमीज़ व तहज़ीब रखनी है कि क्या इक्विटी है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी। तो ऐसा ही सवाल मैं आपको अभी क्विज़ में दे देता हूँ। मिलते हैं जी, जज़ाकल्लाह।